इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है उस समय को दिखाते हुए जब इंग्लैंड के अलग अलग विभाग हुआ करते थे। हर एक विभाग के अपने अपने राजा होते हैं जो वहाँ की सत्ता संभालते। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया जब हर एक राजा चाहता था कि वो पूरे कॉन्टिनेंट पर कब्जा करे। पड़ोसी विभाग एक दूसरे के ऊपर हमला करके उसे अपनी सत्ता में शामिल कर रहे थे। सभी को पता था कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो वो नहीं बच पाएंगे, उनका पूरा कॉन्टिनेंट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए एक राजा जिसका नाम एडवर्ड होता है वो एकदम पॉजिटिव माइंडसेट से चलता था। उसने तो अपनी बड़ी सी सेना का यूज किया इस पूरी जंग को रोकने के लिए। राजा एडवर्ड का एक बहुत ही बहादुर योद्धा होता है जिसका नाम यूथेट था। यूथेट ने तो एडवर्ड का बहुत ही अच्छी तरीके से साथ निभाया। बड़ी बड़ी जंग रोकने के लिए उनकी सेनाएं बीच में आती थी और उन्हें अलग करती थी। एडवर्ड और यूथेट को भरोसा था कि एक न एक दिन सब कुछ ठीक ही हो जाएगा और उन्होंने अपनी सत्ता के दम पर ऑलमोस्ट सभी देशों को शांत कर दिया। यानी आज के बाद अब कोई नहीं लड़ेगा ऐसा आश्वासन तो वो दे देते हैं, लेकिन उसे क्या पता कि इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। आगे उसके एब्सेंस में ऐसी जंग होने वाली है जो वो सोच भी नहीं सकता। अब यहाँ एडवर्ड अपनी पूरी सेना के साथ अपना मिशन कंप्लीट करके वापस साम्राज्य में लौट जाता है। राजा एडवर्ड के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम स्टेन होता है, फिर आता है एडमन और लास्ट में सबसे छोटा बेटा ली। लेकिन पता नहीं क्यों इन तीनों भाइयों के बीच ज्यादा बनती नहीं थी। वो एक दूसरे को अपना कॉम्पिटिटर ही मानते थे क्योंकि एडवर्ड के बाद तो सारी सत्ता सबसे बड़े भाई को मिलेगी, उसके बाद फिर दूसरे भाई को, फिर तीसरे को, यानी कि ली को सबसे लास्ट में सत्ता मिलेगी। इसीलिए वो हमेशा गुस्सा ही रहता था। अब यहाँ इतनी कम उम्र में ही सत्ता पाने की चाह रखना बहुत ही गलत बात है। आगे चलकर पता नहीं ये सारी सोच बदल कर एक बगावत का रूप ले ले, पर अभी तो इस बारे में राजा भी ज्यादा नहीं सोचते थे। यूथेट तो यहाँ पर एडवर्ड का एक सबसे बेस्ट सोल्जर होता है जिसने ये कई सारी जंग में उन्हें जिताया था। इनफैक्ट राजा के कहने पर यूथेट ने उनके बड़े बेटे स्टेन को भी ट्रेनिंग दी होती है और यही रीजन है कि स्टेन अब बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है और उसके पास अच्छी फाइटिंग टेक्निक है। यूथेट ने राजा को कह दिया कि वो इस पूरी फैमिली का गुलाम है। अगर एडवर्ड चला भी गया तो भी वो इस साम्राज्य को अच्छी तरीके से फॉलो करेगा और उनका सेवक बनकर रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए यूथेट का मिशन कंप्लीट हो गया है तो वो वापस अपने देश जा रहा है। धीरे धीरे अब राजा एडवर्ड बूढ़े होने लगे थे। उन्हें शायद अजीब तरीके की बीमारी हो चुकी थी। वैद्यों ने तो ये कह दिया था कि राजा ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये खबर तो अब बहुत ही तेजी से चारों तरफ फैलती चली गई। अब यहाँ पर हमें एड्री नाम का एक दूसरे साम्राज्य का राजा दिखाया जाता है जो चाहता था कि वो एडवर्ड को मारकर पूरे इंग्लैंड को अपने कब्जे में कर ले। वो तो शायद उन टेरिटरी में अपनी बेटी और कुछ सैनिकों के साथ अंदर घुस भी चुका था। एड्री अपनी बेटी से पूछने लगा कि राजा कब मरने वाले हैं। उसकी बेटी हंसते हुए बताती है कि एडवर्ड के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ये बातें सुनने के बाद एड्री खुश हो रहा था क्योंकि राजा एडवर्ड के मरने के बाद से ही सब खेल चालू होगा। राजा एडवर्ड की वजह से ही सभी साम्राज्य शांत रहते हैं, लेकिन राजा एडवर्ड के मरने के बाद उनको कोई रोकने वाला नहीं होगा। वो चाहे तो एक दूसरे के ऊपर हमला करके उस सत्ता को अपने अंडर कर सकते हैं और इसी मौके का फायदा एड्री उठाएगा। एड्री तो उन सभी के बीच लड़ाई करवाकर पूरे इंग्लैंड पर कब्जा करना चाहता था और शायद वो इस प्लान में कामयाब भी हो जाएगा क्योंकि सारी चीजें उसकी प्लानिंग के हिसाब से ही चल रही थी। यहाँ अब अपने फादर की डेथ की खबर सुनने के बाद उनका छोटा बेटा ली एकदम गुस्सा हो जाता है। ली तो अब अपने सारे सैनिकों के साथ महल में आने लगा ताकि वो अपनी मदर और अपने बीच वाले ब्रदर एडमिन को गिरफ्तार कर ले। वो उन दोनों को अपने हिरासत में रखेगा जब तक ये पूरा कॉन्टिनेंट उसके हाथों में ना आ जाए। अब ये खबर डायरेक्टली एडवर्ड की वाइफ को बता दी जाती है। उनके सलाहकार यही एडवाइस दे रहे थे कि आपको एडमिन को लेकर डायरेक्ट यूथेट के साम्राज्य में चले जाना चाहिए। वो जगह सबसे सुरक्षित है जहाँ पर ली जा नहीं सकता और अगर आप नहीं गई तो ली यहाँ आकर अपने सैनिकों के साथ आप दोनों को बंदी बनाकर यहाँ हमेशा हमेशा के लिए कैद कर देगा। क्वीन तो अब यहाँ पर सारी बातें समझ चुकी थी। वो एडमिन को यूथेट के पास लेके जाने के लिए रेडी हो जाती हैं, लेकिन उन्होंने एक सैनिक से कहा कि तुम जाकर मेरे बड़े बेटे स्टेन को ये खबर दे दो कि किस तरीके से उनके फादर मर चुके हैं और सबसे छोटा बेटा ली बगावत पर उतर आया। वहाँ दूसरी तरफ एड्री तो अपने सैनिकों के साथ साम्राज्य में इंटर कर चुका था। उसने कई सारे कबीलों के ऊपर हमला करके उन्हें मार भी दिया होता है, यानी कि एड्री अपनी खतरनाक चालें चलना स्टार्ट कर चुका था। हमें अब दूसरे साम्राज्य में यूथेट दिखाया जाता है जो अपने लोगों के बीच में मौजूद था। यूथेट के पास क्वीन अपने बेटे एडमिन को लेकर आ जाती है। उसे सारी सच्चाई बताई गई कि राजा मर चुके हैं और ली किस तरीके से हमारे पीछे पड़ा हुआ है, तो इसीलिए क्वीन और एडमिन यहाँ तुम्हारे पास आए हैं ताकि तुम हमारी सुरक्षा करो। अब यूथेट को इस बात का बहुत बुरा लग रहा था कि राजा नहीं रहे, लेकिन वो क्वीन से ये बात कहता है कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं राजा के जाने के बाद उनके बड़े बेटे स्टैन को ही अच्छी तरीके से देख रेख करूंगा। मैं उनका प्रोटेक्टर के साथ साथ एडवाइजर भी बनूंगा। पर यूथेट की ये सारी चीजें बाकी भाइयों पर लागू नहीं होती और सब क्या कर रहे हैं उससे कुछ फर्क नहीं। लेकिन अगर कोई भी साम्राज्य की शांति को भंग करने की कोशिश करेगा तो यूथेट शांत नहीं बैठेगा, उसे कुछ न कुछ तो अब करना ही होगा।
यूथेड तो अब यहाँ पर सारी बातें समझाने के बाद ये कंफर्म कर देता है कि हमें ली को रोकना होगा। ली अगर इस तरीके से जंग करते रहेगा तो चारों तरफ अशांति फैल जाएगी, हर एक साम्राज्य एक दूसरे से लड़ने पर प्रेरित हो जाएगा जिससे कि वो इंग्लैंड पर कब्जा कर सके। और यूथेड को पता था कि ऐसी ही चीजें राजा एडवर्ड कभी नहीं चाहते थे, तो यूथेड क्वीन को यहीं सेफ रहने के लिए कहता है और वो तैयारी करने लगा अपने साथियों के साथ ली की तरफ जाने के लिए, यानी यूथेड ली को रोक कर रहेगा। अब दूसरे साम्राज्य में निकलने से पहले यूथेड के पास एक लेडी आती है। वो लेडी साम्राज्य में होने वाले कई सारी चीजों को पहले से ही प्रेडिक्ट कर देती थी, इसीलिए अब यूथेड को उसने एक इन्फॉर्मेशन दी कि आने वाले समय में सभी साम्राज्य के राजा एक दूसरे से लड़ने वाले हैं, लेकिन लास्ट में एक ऐसा राजा बचेगा जो पूरे इंग्लैंड पर राज करेगा। यूथेड इन चीजों को अच्छी तरीके से सुनकर चला जाता है ली के साम्राज्य की तरफ। अब हमें यहाँ एक और सोल्जर दिखाया गया जो सीधा पहुंच जाता है बड़े भाई स्टैन के पास। स्टैन को उसने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी कि आपके फादर मर चुके हैं और आपका छोटा भाई ली पूरे साम्राज्य पर हुकूमत करना चाहता है, तो वो सभी को मार रहा है, तो इसीलिए सबसे अच्छा यही होगा कि स्टैन अपने साम्राज्य में वापस लौट जाए और अपनी सत्ता को क्लेम कर ले, नहीं तो ली इसका बुरी तरीके से यूज कर सकता था। वो छोटा है और उसे उतनी समझ नहीं, वो सिर्फ गुस्से में आकर ये सारी चीजें कर रहा है। स्टैन तो अब यहाँ पर बहुत ज्यादा सोच में पड़ गया कि उसे क्या करना चाहिए। वो इतने समय से अपने साम्राज्य से दूर ईसाई धर्म को फॉलो कर रहा था। स्टैन के साथ एक फादर होते हैं जो उसे गाइड करते थे हर एक सिचुएशन में, और इस समय वो अपना दिमाग लगाकर ये बता रहे होते हैं कि तुम्हें गॉड की सुरक्षा करनी है, और ये सुरक्षा तब हो सकती थी जब तुम इस पूरे साम्राज्य के नए राजा बन जाओ। चाहे कुछ भी हो, सत्ता तुम्हारी हाथ से जानी नहीं चाहिए। फादर ने तो स्टैन को पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर दिया था, यानी अब स्टैन साम्राज्य में जाकर ली को रोकेगा और अपनी सत्ता को क्लेम कर देगा। वो सीधा निकल पड़ता है अपने साम्राज्य की तरफ। कुछ समय तक यूथेड लगातार ट्रेवल करते हुए आखिरकार उस साम्राज्य में पहुंच ही गया था। उसे ये भी खबर मिल गई कि सबसे बड़ा बेटा स्टैन भी यहाँ पर अपनी सेना लेकर आ रहा है। यूथेड को यह अंदाजा था कि अगर वो दोनों आमने सामने होंगे तो एक जंग हो सकती है। उसे किसी भी हालत में ये जंग रोकनी है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। यूथेड अपने आदमियों के साथ उस जगह पर नोटिस करता है कि सच में ली ने उस पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर लिया है। उसके सभी साथी महल के अंदर मौजूद थे जिन्होंने दरवाजा बंद करके रखा था। इसी वजह से रात के समय यूथेड और उसके सैनिक बड़ी चालाकी से अंदर घुस जाते हैं। उन्होंने सारे गार्ड्स को मार दिया और सैनिक बल एकदम से कम करने लगे। अभी तक ली को खबर नहीं मिली थी कि यूथेड और उसके सैनिक अंदर घुस पाए। वो तो आराम से चिल कर रहा था क्योंकि इस साम्राज्य का नया राजा वही है। अगले दिन हमें बड़ा बेटा स्टैन दिखाया जाता है जो अपनी पूरी सेना के साथ उसके दरवाजे के सामने था। स्टैन ने अपने भाई ली को साफ साफ चेतावनी दी कि हमें अंदर आने दो और तुम पूरी तरीके से सरेंडर कर दो, नहीं तो एक बहुत बड़ी जंग होगी। इस जंग में तुम्हारी जान भी जा सकती है। ली यहाँ पर शुरुआत में इन चीजों के लिए मना कर रहा था क्योंकि उसके पास तो एडवांटेज होता है। उसके पास साम्राज्य की सेनाएं थी और वो सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि जंग में यूज किए जाते थे। बट अगले मोमेंट में यूथेड उस साम्राज्य में मौजूद होता है। ये बात सभी को पता चल गई। उसने तो कई सैनिकों को मार गिराया था और ली को कहता है कि तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, अब यहाँ तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए सरेंडर कर दो। ली ये बात जानता था कि यूथेड कितना अच्छा योद्धा है। उसके हर एक सैनिक बहुत ही बहादुर हैं जो कि ऑब्वियसली कोई फाइट करेंगे तो जीत ही जाएंगे। इसीलिए अब ली एकदम डर के मारे अपने भाई के सामने सरेंडर कर देता है। उसने बड़ा सा डोर ओपन कर दिया था ताकि उसके सैनिक अंदर जा सके। अब देखने से लगता है कि स्टैन अपने छोटे भाई ली के पास जाकर हाथ मिलाएगा और दोनों आराम से जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन स्टैन ने ली को मारना स्टार्ट कर दिया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि अंदर जाकर ली के सारे सैनिकों को खत्म कर दो। इस तरीके की बगावत ली आज कर रहा है तो आगे आने वाले समय में भी कर सकता है। स्टैन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए उसने ये कमांड दिया। अंदर की तरफ बेरहमी तरीके से लोगों को मारा जा रहा था। यूथेड को जब ये बात पता चली तो वो चौंक जाता है क्योंकि ये चीजें तो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। यूथेड सीधा उन सभी को रोकते हुए पहुंच जाता है स्टैन के पास। उसने स्टैन को बताया कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे तुम जिन साम्राज्य के राजाओं को मार रहे हो उनकी भी ऑफस्प्रिंग्स तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। आगे आने पर रिजल्ट सिर्फ इतना ही होगा कि हर एक साम्राज्य फिर से एक दूसरे में लड़ने लगेगा। यही चीजें तो यूथेड और राजा एडवर्ड नहीं चाहते थे। स्टैन को बहुत ज्यादा समझाने के बाद वो यूथेड की बात मान लेता है। उस जगह पर वो फादर भी थे जो स्टैन को समझा रहे होते हैं कि तुम्हें इन सारी चीजों में बहकना नहीं है, तुम साम्राज्य का नया राजा बनो, यही गॉड चाहते हैं। लेकिन स्टैन यूथेड पर आंख बंद करके भरोसा करता था। वो तो अपने फादर को ही समझा देता है कि यूथेड ने कहा है तो उसमें कोई सेंस तो होगा ही। इसीलिए अब स्टैन ने अपने सैनिकों को बोलकर पूरी तरीके से जंग रुकवा दी, नहीं तो पता नहीं कौन से कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर में झेलने पड़ते।
लेकिन यहाँ पर हमें एक बात पता चली कि स्टैन ने जो हमला किया था उस पूरे प्रोसेस में उसका छोटा भाई ली मारा जा चुका है। सैनिकों ने उसे भी अपना दुश्मन समझकर खत्म कर दिया। ये बातें स्टैन को भी बुरी लगती हैं, लेकिन इसमें वो कुछ कर नहीं सकता था। अगर ली उसके साथ रहता और उससे बगावत नहीं करता तो शायद उसकी जान बची रहती। स्टैन ने पूरे साम्राज्य में ऐलान कर दिया था कि सत्ता का नया राजा वो बनने वाला है और आगे चलकर इस पूरी सत्ता को वही संभालेगा। यूथेट और उसके सभी साथी ये इन्फॉर्मेशन लेकर सीधा क्वीन के पास चले जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनका छोटा बेटा ली मारा जा चुका है। क्वीन एकदम से शॉक हो गई जब उन्हें पता चला कि स्टैन ने ही अपने छोटे भाई को मार दिया है, वो भी सिर्फ सत्ता की लालच में आकर। यानी जिससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो आगे चलकर बगावत करेगा, यहाँ तो सबसे बड़ा बेटा जो जिम्मेदार होता है उसने ही अपने भाई को मारकर सत्ता हथिया ली और शायद स्टैन के मन में जो भी आएगा वो आगे चलकर वही करेगा। हमें तो स्टैन और वही फादर दिखाया जाता है जो उसे गाइड कर रहा था कि उसे ईसाई धर्म चारों तरफ फैलाना है। फादर ने तो स्टैन का माइंड बहुत ही अच्छी तरीके से मैनिपुलेट किया था, जिससे कि फादर ये भी इंक्लूड करता है कि तुम्हारे फादर और ग्रैंडफादर चाहते थे कि वो इंग्लैंड को एक साथ कर दे, यानी पूरे इंग्लैंड में सिर्फ एक ही राजा होगा और ईसाई धर्म चारों तरफ फैला होगा। तो फादर स्टैन को सिंपली बोलते हैं कि तुम बाकी साम्राज्य को भी अपने में मिला लो और वहाँ के धर्म को चेंज करके ईसाई में कर दो, यही गॉड तुमसे चाहते हैं और तुम इसमें कामयाब भी होगे। स्टैन को ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाती हैं और वो तुरंत ही अपनी बड़ी सी सेना लेकर निकल पड़ता है अलग अलग साम्राज्य में। जो साम्राज्य अच्छी तरीके से मान जाते तो वो उन्हें तो कुछ नहीं करता, लेकिन जो नहीं मानते उनसे वो जंग करता था। बुरी तरीके से उन्हें खत्म करने के बाद भी जबरदस्ती ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया गया। ऑलमोस्ट अब कई सारे साम्राज्य को स्टैन ने अपने अंडर शामिल कर ही लिया था। जब ये सारी चीजें यूथेट को पता चलती हैं तो वो बहुत ही गुस्सा होने लगा। उसे इतना पता होता है कि वो फादर अलग अलग चीजें बताकर स्टैन को मैनिपुलेट कर रहा है। स्टैन का बिहेवियर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसे गाइडेंस ही इस प्रकार की मिल रही है कि वो ईसाई धर्म को आगे बढ़ाना चाहता है। यूथेट तो इन चीजों को कभी पॉसिबल नहीं होने देगा और खास करके अपने साम्राज्य को। उस साम्राज्य में सभी शांति से रहते थे, लेकिन फादर के कहने पर स्टैन भी चाहेगा कि उस जगह को कब्जा करके वहाँ ईसाई धर्म फैलाया जाए। अब यहाँ यूथेट जब एक रात सोया हुआ होता है तो उस जगह पर एक सोल्जर आ गया। वो सोल्जर यूथेट को एक इंफॉर्मेशन देता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, फादर स्टैन को तुम्हारे खिलाफ भड़का रहे हैं और शायद वो तुम्हारे साम्राज्य पर भी हमला करेंगे। इसीलिए अब सुबह होने से पहले ही वो सोल्जर यूथेट के साथ दूसरी तरफ चला जाता है। फादर तो अब यहाँ कुछ सैनिकों के साथ सीधा पहुंच गया यूथेट के साम्राज्य में। वहाँ पर यूथेट का बेटा होता है जो सैनिकी बल का यूज करके वहाँ के पैलेस की रक्षा करता था। अब फादर ने तो उसके बेटे को भी गुमराह करने की कोशिश की कि तुम्हारे फादर यूथेट ने सब कुछ सरेंडर कर दिया है और राजा स्टैन के हवाले कर दिए हैं, तो तुम ये गेट खोलो जिससे कि हम अंदर आ सके। यूथेट के बेटे को अभी यही लग रहा था कि शायद ये पॉसिबल हो सकता है, इसीलिए उसने डोर ओपन कर दिया और फादर एक अलग ही इंटेंशन से सैनिकों के साथ अंदर चला गया। लेकिन चौंकाने वाली बात ये हो गई कि उसी मोमेंट पर यूथेट और उसके सैनिक फादर को पकड़ लेते हैं। यूथेट वहीं मौजूद था और उसने बताया कि इस प्लान के बारे में उन्हें पता होता है, इसीलिए वो कल रात ही अपने साम्राज्य में वापस लौट गया। यूथेट तुरंत ही सैनिकों को आदेश देता है कि इस फादर को कैद कर लिया जाए और हम स्टैन से बात करेंगे कि अगर तुम्हें अपना प्रीस्ट वापस चाहिए तो हमारे साथ समझौता करना होगा। इस समझौते के अंदर हम एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे। और तो और जिस तरीके से स्टैन सारे साम्राज्य को मिला रहा है ईसाई धर्म के अंदर, वैसी चीजें हमारा साम्राज्य कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन यूथेट को क्या पता था कि उसके ही साम्राज्य के लोग उसे धोखा दे रहे हैं। एक बूढ़ी सी लेडी तुरंत ही चली जाती है फादर के पास और उसे आजाद कर देती है। सुबह होने पर वो बूढ़ी लेडी जानबूझकर यूथेट और कुछ सैनिकों को पहाड़ी वाले इलाके पर लेकर जा रही थी। ये प्लान तो उस फादर ने ही बनाया था और एक चट्टाने वाले इलाके पर पहुंचने के बाद स्टैन की पूरी सेना ही वहां पर आ गई थी। ऑब्वियस बात थी कि यूथेट वहां अकेला होता है और वो लड़ नहीं सकता इतने सारे लोगों से, तो अब स्टैन के सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया। फादर को आजाद कर दिया जाता है और वो पूरे सैनिकों के साथ स्टैन को लेकर उसके ही साम्राज्य में जाने लगा। यूथेट तो अपने बेटे को बोल रहा था कि तुम पैलेस का दरवाजा ओपन मत करना, लेकिन इस बार यूथेट के बेटे ने अपने फादर की जान बचाने के लिए ऐसा कर ही दिया। राजा स्टैन को भी इन चीजों के बारे में पता चल चुका था और वो उस जगह पर पहुंच भी जाते हैं। सामने की तरफ उनका सबसे वफादार सोल्जर यूथेट होता है, लेकिन आज जाकर उसने भी उन्हें धोखा दे दिया। राजा स्टेन अब उसके साम्राज्य को भी नहीं छोड़ेंगे और ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन जब वो यूथेट को जान से मारने जाते हैं तो ऐसा कर ही नहीं पाते। ऑब्वियस बात थी कि यूथेट ने स्टैन को बचपन से अच्छी खासी ट्रेनिंग दी होती है। एक तरीके से वो उसका गॉड फादर था, लेकिन इस समय स्टैन का दिमाग कहीं और ही है। उसने तो यूथेट
यूथेट को कह दिया कि तुम अब हमारे साम्राज्य से कनेक्टेड नहीं हो, तुम अब कहीं भी चले जाओ लेकिन मेरे सामने मत आना। अगर यूथेट की मदद कोई भी करेगा तो वो राजा का दुश्मन बन जाएगा। यूथेट भी अब इन चीजों की वजह से काफी डिसअपॉइंटेड था। फिलहाल तो यूथेट उस जगह से चला जाता है, लेकिन वो अपने साम्राज्य को बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करेगा ही। राजा स्टैन तो सैनिकों के साथ लगातार स्कॉटलैंड के राज्यों पर भी हमला करने लगे थे। उनके मन में जिस तरीके से फादर ने सारी चीजें भरी होती हैं, वो उसी हिसाब से काम कर रहा था। बेचारा यूथेट, जिसे किसी का भी सपोर्ट नहीं मिलता, वो तो फॉरेस्ट में घूम ही रहा होता है। बहुत ही ज्यादा ठंड लगने के कारण वो तो बीमार भी पड़ गया था। जब यूथेट जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ होता है तो वहाँ एड्री के कुछ सैनिक आ गए। वो सभी यूथेट को अपने साथ लेकर चले जाते हैं अपने कबीले में, जहाँ पूरे सैनिक मौजूद थे। अब यूथेट को एड्री और उसके मेंबर्स के सामने लाया जाता है और एड्री पूरी बातें बताता है कि कैसे हमारा दुश्मन एक ही है, यानी कि राजा स्टैन। और कुछ ही समय में एड्री की पूरी सेनाएं तैयार हो जाएंगी, जो कि स्टैन के ऊपर हमला करके उसे मार देंगी। लेकिन इससे होगा ये कि चारों तरफ अफरा तफरी फैल जाएगी। यूथेट ने तो अब यहाँ एड्री को उस भविष्यवाणी के बारे में बताया कि सभी राजा मारे जाएंगे, सिर्फ लास्ट में एक ही बचेगा, तो उन सभी को उसी हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। एड्री का एक मेंबर यूथेट को समझाने लगा कि सबसे सेफेस्ट ऑप्शन एक बचा हुआ है। अगर तुम जाकर अपने राजा स्टैन को मार दो तो ये सारी जंग रुक सकती है, क्योंकि देखा जाए तो सारे प्रॉब्लम की जड़ स्टैन ही है। अगर स्टैन मर जाएगा तो एड्री उनके साम्राज्य पर हमला भी नहीं करेगा। यूथेट को भी ये बात सही लगती है, इसीलिए वो स्टैन के साम्राज्य में जाने लगा। रास्ते में उसे वहाँ पर फादर भी दिखाई देता है, जो कि एड्री की एक चैम्बर में मौजूद था। यानी ये बात पूरी तरीके से साफ है कि वो फादर उन सभी से मिला हुआ है और वो तो एड्री के कहने पर ही स्टैन को गुमराह कर रहा था। यूथेट अब सीधा ट्रेवल करते हुए पहुंच गया स्टैन के पास और उन्हें सच्चाई बताने लगा कि किस तरीके से आप जिस पर भरोसा कर रहे हो वो एक गद्दार है। वो सब आपके दुश्मन एड्री से मिले हुए हैं और फादर ने उस हिसाब से ही आपके दिमाग को मैनिपुलेट किया है। इनफैक्ट एड्री ने तो उसे यहाँ पर आपको मारने के लिए भेजा था, लेकिन यूथेट बहुत ही वफादार होता है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। स्टैन एकदम से गुस्सा हो गया था और वो तो यूथेट को मारते हुए कहता है कि फादर बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकते, वो एक गॉड के भक्त हैं जिन्हें की ईश्वर ही रास्ता दिखाते हैं। यूथेट के बार बार समझाने पर स्टैन नहीं समझता और अपने सैनिकों को बोलकर यूथेट को बाहर फेंकवा देता है। वहाँ दूसरी तरफ कुछ ही समय में एड्री की बहुत सारी सेना अब बंदरगाह क्रॉस कर चुकी होती है, यानी वो सभी सैनिक कुछ ही घंटों में उस जगह पर पहुंच जाएंगे। ये सारी बातें फादर को पता थी, इसीलिए अब वो ट्राई करने लगा कि कुछ सैनिकों के साथ मिलकर स्टैन के ही सैनिकों को मार दिया जाए। इससे ऑब्वियसली एड्री की सेनाओं को और ज्यादा हेल्प होगी। एड्री के सैनिक पहाड़ी वाले इलाके पर पहुंच चुके थे। फादर ने भी बड़ी चालाकी से स्टैन के कई सारे लोगों को मार दिया होता है। अब यूथेट को जब इस बारे में खबर मिली कि एड्री अपनी सेना लेकर पहुंच गया है, तो वो सीधा स्टैन के पास चला जाता है। स्टैन बेचारा एकदम से मायूस बैठा हुआ था और उसने यूथेट से कहा कि तुम सही थे, वो तो यहाँ पर फादर के बारे में पता लगाने आए थे, लेकिन उसने कई लोगों को मारकर वापस एड्री के पास चला गया। स्टैन को अपने ऊपर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही होती है कि उसने यूथेट की बात नहीं मानी, लेकिन यूथेट कहता है कि अब ये बैठने का वक्त नहीं है। एड्री की सेना बहुत ही ज्यादा बड़ी है और उसे हराना है तो हमें एक होना होगा, यानी स्टैन अपनी पूरी सेना मिलाएगा और यूथेट अपने साम्राज्य की। इससे वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, पर एड्री को हराने के लिए इतना भी काफी नहीं था। इस मोमेंट पर यूथेट ने राजा को एक बहुत ही फुल प्रूफ प्लान बताया। इस पूरे प्लान के अकॉर्डिंग वो अपनी सेना को 2 ग्रुप्स में विभाजित कर देंगे। यूथेट को पता था कि एड्री की सेनाएं जो बहुत ज्यादा है वो खुले हुए इलाके पर अच्छी तरीके से लड़ सकती है, लेकिन अब यूथेट अपने दूसरे ग्रुप के सैनिकों को साइड वाले फॉरेस्ट में छुपने के लिए कहेंगे, यानी ग्रुप 1 को किसी भी तरीके से फॉरेस्ट वाले रास्ते पर उन्हें लाना होगा। जब एड्री की सेना पूरी हावी हो जाएगी तो पीछे से दूसरा ग्रुप भी उन पर हमला कर देगा, इससे वो फंस जाएंगे और बाहर नहीं निकल सकते। तब जाकर वो डोमिनेट कर पाएंगे और सैनिकों को मार भी पाएंगे। यूथेट का ये प्लान सभी को बहुत अच्छा लगता है। स्टैन भी इससे राजी हो गए और अपनी सेना के साथ निकल पड़े एड्री से फाइट करने के लिए। पहाड़ी वाले इलाके पर आने के बाद एड्री अपनी पूरी सेना के साथ तैयार था। वो भी देखता है कि स्टैन सरेंडर करने के बजाय उनसे फाइट करना चाहता है, तो अब यही सही है और एक बड़ी जंग के लिए सभी तैयार हो रहे थे। यूथेट के ग्रुप 1 वाले सैनिक बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एड्री की सेना बहुत ज्यादा है। इतनी सेना से अकेले लड़ पाना बहुत मुश्किल हो सकता था, लेकिन यूथेट ने अपने सैनिकों को बहुत मोटिवेशन दिया। उसने अपने सैनिकों को ट्रेनिंग याद करने के लिए कही, जो उन्हें बचपन से सिखाया गया है। इसी वजह से सभी सैनिकों के अंदर हिम्मत भी आने लगी। सबसे पहले यूथेट ने कहा कि हमें उन्हें पीछे की तरफ लाना है, यानी हमें सबसे पहले पीछे हटना होगा ताकि वो पोजीशन पर आ सके। यूथेट के ग्रुप 1 के सैनिक अब पीछे हटने लगते हैं, जिससे
जिससे कि अब एड्री समझने लगा कि वो यहाँ से भागना चाहते हैं। तो उसने तुरंत ही अपने सारे सैनिकों को कह दिया कि तुम उनके ऊपर हमला करके खत्म कर दो। यूथेड के सैनिकों ने अपने आगे की तरफ कई सारे कीले फेंक के रखी होती हैं और इसी वजह से एड्री के कई सैनिक काफी घायल हो जाते हैं। वो उनके ऊपर हमला करने लगे, जिससे कि यूथेड भी कहता है कि हमें पलटवार नहीं करना है, फिलहाल उन्हें होल्ड करके रखो जब तक दूसरा ग्रुप पीछे से नहीं आ जाता। कई देर तक इसी तरीके से वो करते रहे और बो एंड एरो से वो लगातार फायर भी कर रहे थे। उनमें से एक एरो तो सीधा जाकर एड्री की बेटी को लग जाता है, यानी कि उसकी बेटी मर चुकी थी। इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि एक एक को खत्म कर दो। कई सैनिक तो उनकी लाइन तोड़ने में भी लग गए थे। इस मोमेंट पर अब यहाँ राजा स्टैन की नजर उस फादर के ऊपर गई, जिससे वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि स्टैन फादर पर भरोसा किया लेकिन वो उसे धोखा दे रहा था। बहुत बुरी तरीके से एड्री की पूरी सेनाएं उन पर हावी होती जा रही थी। पर अब वो पोजीशन आ चुका होता है जब ग्रुप 2 फॉरेस्ट वाले एरिया से दूसरी तरफ आए। यूथेड ने इशारा किया जिससे कि ग्रुप 2 के सैनिक पीछे से आ जाते हैं। इन चीजों के बारे में एड्री और किसी भी सैनिक को पता नहीं था। अचानक इस तरीके से हमले से वो बहुत ही ज्यादा पैनिक होने लगे और अब स्टार्ट होने वाली थी यूथेड के सैनिकों की असली लड़ाई। बीच में एड्री के सैनिक थे और दोनों तरफ से उन्हें घेर लिया गया था। बहुत बुरी तरीके से अब उन्हें मारा जाने लगा। एड्री समझ चुका था कि शायद वो ये जंग हार चुका है, क्योंकि उसके आधे से ज्यादा सैनिक खत्म हो चुके हैं। थोड़ी देर में स्टैन और फादर आमने सामने थे, यानी अब उनके बीच भी एक घमासान फाइटिंग चालू हो जाती है। यूथेड जिसका काम था स्टैन की सुरक्षा करना, वो तो उसके पास जाता है प्रोटेक्शन के लिए, बट रास्ते में उसे भी काफी चोटें लग गई थी और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। शुरुआत में फादर स्टैन को डोमिनेट कर रहा था और उसे डैमेज भी पहुंचाता है, पर स्टैन हार नहीं मानता और लगातार ट्राई करते रहता है कि फादर को वो बीट कर दे। कई सारे सैनिक थोड़ी देर में वहां पहुंच जाते हैं जिन्होंने फादर को बंदी बना लिया। एड्री के सारे सैनिक मारे जा चुके थे। स्टैन जब यूथेड के पास गया तो वो बहुत घायल होकर नीचे पड़ा हुआ था। उसे तुरंत ही ट्रीटमेंट के लिए अपने साम्राज्य में वो लेकर जाने लगे। अब थोड़े समय तक घायल पड़े हुए यूथेड का इलाज किया जाता है। कुछ ही दिनों में वो रिकवर भी हो गया था। उन्हें ये खबर मिली कि जो भविष्यवाणी की गई थी वो सच हो गई। सभी राजा खत्म हो गए सिवाय एक के। स्टैन तो अब यहाँ यूथेड से माफी भी मांगता है उसके इतने सारे भूल चूक के लिए। यूथेड समझ गया कि स्टैन अब लाइन पर आ गया है, तो अब उसने अपनी आखिरी सत्ता स्टैन के हवाले कर दी। यानी अब वो पूरे साम्राज्य को इकट्ठा करके एक इंग्लैंड बना सकता है जिस पर वो एकत्र राज करेगा और उसे आगे बढ़ाएगा। स्टैन के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।